वरती यावं. माजी न्यायमूर्ती ॲडव्होकेट डी आर शेळके यांना विनंती की त्यांनी कृपया विचारमंचावर यावं. ॲडव्होकेट डी आर शेळके सर. त्याचप्रमाणे भारतीय काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड अशफाक सलामी यांना विनंती की त्यांनी विचारमंचावरती यावं. कॉम्रेड ॲडव्होकेट मनोहरजी टाकसाळ यांच्यावर प्रेम करणारी अनेक मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झालेली आहेत. अनेकांनी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे. मी सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, परंतु सर्वांना विनंती करतो की आपलं मनोगत थोडक्यामध्ये व्यक्त करावं. तर अनेक जण या ठिकाणी बोलणार असल्यामुळं आपलं मनोगत थोडक्यामध्ये या ठिकाणी मांडावं. मी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी भारतीय काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे सचिव मंडळ सदस्य कॉम्रेड प्राध्यापक राम भायती यांना विनंती की त्यांनी विचारमंचावरती या ठिकाणी अभिवादन करण्यासाठी पुष्प ठेवण्यात आलेली आहेत. मी विचारमंचावरील मान्यवरांना विनंती करू त्यांनी कॉम्रेड टाकसाळ यांना पुष्प अर्पण करावे. त्याचप्रमाणे उपस्थितांपैकीही विनंती सर्वांना की त्यांनी पण पुष्प अर्पण करावे.
दिन में तारे दिख रहे हमको, तुम नजर आए तो। पुष्प अर्पण करण्याची ही प्रक्रिया चालूच राहील. गण्यांना अर्पण करायची ती करत राहतील. कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. वेळ झालेला आहे कार्यक्रमाचा. मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या शोकसभेचं प्रस्ताव करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड अशफाक सलामी यांना विनंती करून त्यांनी प्रस्तावित करावं. कॉम्रेड अशफाक सलामी. नवंबर 2021 को हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेहनत कशों के, मजदूरों के, किसानों के, खेत मजदूरों के नेता हमारे बीच नहीं रहे. इसीलिए ये अभिवादन सभा यहाँ पर रखी गई है. साथियों, दरअसल मनोहर टाकसाल की जिंदगी एक नॉवेल है, एक किताब है. तो वो किताब का एक पन्ना है और वो पन्ना दुनिया में खुद के लिए तो हर एक जीता है, लेकिन औरों के लिए हम कैसे जिएंगे, हम औरों के लिए अपनी जिंदगी किस तरीके से सर्व करें, इस बात का तरीका हमको मनोहर टाकसाल साहब ने अपनी जिंदगी में दे करके गया है. मेरे वालिद कामरेड मीरा सलामी, हम जब गांधी पुतले के पास शाहगंज में रहते थे और वहीं धावनी महल्ले में एडवोकेट मनोहर टाकसाल साहब रहते थे. पैठन गेट से दुकान से जाने का रास्ता वही था. अप्पा हलवाई के बाजू की गली के अंदर उनका मकान था, लेकिन इतनी खस्ता हालत वो मकान था, उसके अंदर चढ़ने के लिए सही ढंग के सीढ़ियां तक नहीं थी. और ऐसे हालात में रह करके उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारे. तो कभी हम पिताजी के साथ हम वहां पर चले जाते थे तो पिताजी मुझको नीचे खड़े करते थे और वो जाकर के टाकसाल साहब से मिलके आते थे, क्योंकि वो सीढ़ियां में चढ़ नहीं पाता था. तो वो जिंदगी में हमने मनोहर टाकसाल साहब की देखी. उसके बाद 1982-83 में जो कामगार हाउसिंग सोसाइटी खोकड़पुरे में हम लोग सब रहने आए, कामरेड मनोहर टाकसाल, कामरेड बुद्धिनाथ बराड़, और हमारा मकान भी 82-83 में वहां पर बना. तो समझिए ये कि भाई रोज सुबह और शाम हमारी बाजू ही गुजरती थी, बाजू बाजू मकान थे.
लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे विचार थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचार थे, उन विचारों के अंदर नई नई बातें टकसाल साहब से रोज सीखने के लिए मिलती थी। हमेशा वो बोलते रहते थे, आखिरी दम तक के जब वो बिस्तर पे थे, आखिरी एक महीना जरा शिद्दत से वो पलंग पर थे, तो उस टाइम भी उनको चिंता वो किसानों की थी। उनको उस वक्त भी चिंता इस देश के अंदर जो फिरका परस्ती, जो त्रिपुरा के अंदर दंगा हुआ, वो जिक्र उन्होंने मेरे सामने किया था। और ये चिंता उनको सता रही थी कि भाई ये देश में क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन से वे विचलित थे, बेचैन थे, उसकी बात वो लोग वो करते थे। और हमेशा उनको तवक्को ये रहती थी हमारे वैसे कार्यकर्ताओं से कि आए दिन कुछ ना कुछ हम पार्टी के लिए, कुछ औरों के लिए, मजलूमों के लिए, जिनके ऊपर जुल्म होता है उनके लिए कुछ ना कुछ हम करते रहे। और यही सीख उन्होंने हमारे को दे के गए हैं। आज उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनका जो बताए हुए वसूल है, उनका जो बताया हुआ रास्ता है, उसके ऊपर हम चलेंगे। तो जो है तो मैं ये समझता हूं कि भाई हमारी जिंदगी जिस तरीके से टकसाल साहब ने गुजारी, उसी तरीके से कामयाब जिंदगी गुजरेगी। मैं लंबी फेरिस्त है उनके चाहने वालों को, सभी लोग इमोशनल है, सभी लोग जो है बेचैन है, जज्बात में है कि टकसाल साहब हम में नहीं रहे। हर एक उनके ताल्लुक से कुछ ना कुछ दो लफ्ज बोलना चाहता है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सलामी परिवार के तरफ से मैं कामरेड मनोहर टकसाल को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। कामरेड मनोहर टकसाल, लाल सलाम। यानंतर मी महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड भगवान भोजने यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कारण कोणताही कार्यक्रम असेल तर कॉम्रेड टकसाळांचा पहिला फोन कॉम्रेड भगवान भोजने यांनाच व्हायचा, म्हणून त्यांना मी पहिली संधी या ठिकाणी देतो. कॉम्रेड भगवान भोजने. आजच्या विचारपीठमध्ये उपस्थित असलेले नेते मंडळी, मी काही जास्त वेळ घेणार नाही कारण 2 मिनिटं. तर या ठिकाणी कॉम्रेड मनोहर टकसाळ म्हणजे आमच्या डावी आघाडी असेल, आंबेडकरवादी असेल, इवन माझ्या कुटुंबाचे प्रमुखच होते. आणि वास्तविक पाहता मी जसा विद्यार्थी दशेपासून तर चळवळीत होतो. मला कधीही अडचण असेल आर्थिक तर मी त्यांच्याकडे जायचं, दादा मला ही अडचण आहे, की ताबडतोब पैसे द्यायचे. मला कधीच वाटलं नाही की आता त्यांनी कधीच असा भेद ठेवला नाही की हा CPMमध्ये मी आपण CPIमध्ये, म्हणजे त्यांच्यामध्ये भेद नावाची गोष्ट नव्हती. परंतु ज्यावेळेस खरं म्हणजे माझं गाव इथून जवळपास 80-90 किलोमीटर आहे आणि आमचा तर गावाचं अंतर आमच्या जवळपास 80 ते 90 किलोमीटर आहे. आणि माझ्या वडीलसुद्धा CPIमध्ये, तर त्या गावामध्ये जमीनदार प्रस्थापित वर्गाच्या विरोधात संघर्ष झालेला आहे. म्हणजे कसं भूमियांना जमीन मिळाली पाहिजे. तर प्रसंग असा होता की भूमियांना जमीन मिळावं म्हणून टकसाळांच्या बरोबर माझे वडील पण जेलमध्ये होते आणि OBC आंदोलनामध्ये मी पण त्यांच्याबरोबर जेलमध्ये राहिलो. तर ते सतत आठवण करायची, बाबा तुझ्या वडिला संघ मी राहिलो आणि तू पण माझ्या बरोबर जेलमध्ये आला. तर आम्हाला कधी धीर वाटत त्यांच्याबरोबर आंदोलन करत असताना, कधी पोलिसाची भीती वाटत नसायची. आणि या ठिकाणी वास्तविक पाहता म्हणजे ज्यावेळेस आमच्या गावामध्ये जी काही चळवळ झाली होती, जमीनदार विरुद्ध असेल, मंदिर प्रवेशात चळवळ असेल, परंतु ते प्रस्थापित लोकांना म्हणजे ते सहन होत नव्हतं. त्यांनी अक्षरशः माझ्या वडिलाचं मर्डर करण्यासाठी 12 एकर जमीन त्या ठिकाणी गुंडांना देण्याचं कबूल केलं. अक्षरशः हल्ला पण झाला होता आणि वेगवेगळे आरोप लावले, झोपडपट्ट्या जाळून टाकल्या आणि वडिलाचं नाव घेतलं. मनोहर टकसाळ कॉम्रेड असे होते की ते आमच्या कुटुंबाचे प्रमुखच राहिलेले, की जेव्हा त्यांना माहीत झाल्या त्यावेळेस काय असे काही टेलिफोन वगैरे नसायचे, परंतु ते येत होते गावात, येऊन गावात जाहीर सभा घेणे. वास्तविक पाहता तर ते जर नसते आले तर म्हणजे माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं असतं. परंतु त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे खरं म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षामध्ये पद्धत असते, ह्या जिल्ह्यातून जायचं असेल तर त्या जिल्ह्यातल्या सेक्रेटरी विचारणं, त्या पक्षाला विचारणं. परंतु कॉम्रेडनी माझ्या फॅमिलीसाठी कधी बाउंड्र्या पाळल्या नव्हत्या आणि त्या ठिकाणी माझ्या गावात येऊन
या ठिकाणी जी काही लढाई होती भूमिहीनांची प्रस्थापितांच्या विरोधातली, ती लढाईमध्ये थोड्याफार प्रमाणात जे मिळालं आणि जे काही माझे वडील सरपंच राहू शकले गावामध्ये केवळ कॉम्रेड टाकसाळामुळेच राहिले. म्हणून मी आणि माझा परिवार, माझा पक्ष, खरं म्हणजे मला आठवण झाली आत्ता जस्ट की 28 नोव्हेंबरला पक्षाचं अधिवेशन होतं जिल्ह्याचं, की मग आमच्या पार्टीच्या जिल्हा कमिटीमध्ये झालं की बाबा आपला झेंडा ज्येष्ठ कॉम्रेडच्या हाताने फडकावा लागतो. मग कोणाला बोलायचं? तर सर्वच आमचे पंडित मुंडेसर साहेब म्हणले की आपल्या टाकसाळांना बोलवा. म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये जरी दोन्ही पार्टी असेल तर परंतु टाकसाळांच्या बाबतीत आमच्या पार्टीमध्ये कधीच असं वाटलं नाही की आपले ते वेगळे पार्टीत असेल किंवा असेल. परंतु तसं काही वाटलं नाही. त्यांची खरं म्हणजे आम्हाला खंत राहून गेली की 28 तारखेला वास्तविक पाहता आमच्या जिल्ह्याचा अधिवेशनाचा झेंडा त्यांच्या हाताने फडकायचा होता. परंतु मी त्यांना सांगितलं की कॉम्रेड आपले बिमार आहेत त्याच्यामुळे ते येणार नाही. आणि तेच आमचं जे काही झेंडावंदन झालं हे कॉम्रेडच्या याच्यामुळंच झालं. तर एक आठवण माझी अशी की कॉम्रेडचं असं होतं की त्यांना कधी गाडी नसेल मिळाली, रिक्षाची सोय झाली नसेल, रात्री 4 वाजू 3 वाजू कॉम्रेड भगवानला फोन येणारच. आणि त्यांना माहीत होतं की भगवान कधी आपल्याला येऊ शकतो घ्यायला. आणि मला बी त्यांच्याबद्दल इतका आदर होता की माझा एका ॲक्सिडेंटमध्ये सुद्धा माझा ॲक्सिडेंट झाला होता गाडीचा, तर त्यांनी मॅटर चालवलं, मला त्याच्यातून निर्दोष सोडलं. आणि पैसे मागण्याचा संबंधच नाही. परंतु मी पण लॉ झालेलो होतो आणि ठोले वकिलांकडे घेऊन गेले. ते ठोले म्हणले हा मुलगा कोण आहे? ते म्हणले माझा पुतणे. म्हणजे त्यांनी असंच कधीच जाणून दिलं नाही की त्या दादाने की हा आपला खऱ्या अर्थाने मला त्यांनी पुत्रप्रमाणेच रूप दिलेले. म्हणून माझ्या आयुष्यभर खरं म्हणजे त्यांच्या माझे संस्कार आहे. माझ्या स्वभावामध्ये सुद्धा त्यांच्याबरोबर राहिल्यामुळे थोडा परिणाम झालेला आहे. मी पण तसंच वागण्याचा प्रयत्न केलेला जीवनामध्ये, प्रामाणिकपणे बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या माझ्या खरं म्हणजे त्यांच्या विचाराचा माझ्यावर पगडा आहे. म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी असेल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी असेल, हे सर्व डावे पुरोगामी एक आपण सर्व एकत्रित मिळून इथे या शहरामध्ये काम करतो आणि करत राहू. आणि त्यांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं की या देशातली भांडवलशाही नष्ट झाली पाहिजे, गोरगरिबांचं राज्य आलं पाहिजे, सामाजिक विषमता नष्ट झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण संघर्ष करत राहू. एवढीच मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. इन्क्लाब जिंदाबाद. यानंतर दादाचे सर्वात जुने सहकारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मालेचे ज्येष्ठ पुढारी कॉम्रेड बुद्धनाथजी बराळ यांना विनंती करून त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करा. टाकसाल साहब के साथ मैं 50 साल काम किया, 50 साल, हाफ सेंचुरी. उनका हमारा कभी मतभेद रहता था लेकिन झगड़ा कभी नहीं हुआ, तोतार कभी नहीं हुआ. मैं उनको कभी कभी मजाक में बोलता था आप गाड़गे महाराज है, गाड़गे महाराज. भेंडाला में सभा हो रहा था, ऐसे ही कुछ केस हुई थी तो कई लोगों ने बोले हम हमला करेंगे. तो हम दोनों खड़ूस थे. ठीक है, कौन आता माइकेलाल देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सभा लेके आए. एक बार पैठान मेरा जेलर मजिस्ट्रेट के साथ कुछ अनबन हो गई. उन्होंने मेरे को 1 महीना का सजा सुना दिया. तो मैंने फिर उन्होंने बाद में 2-3 घंटा जेल के बाद में जो लकाब था उसमें रखे, बोले उनको माफ़ी मांगने को लगा. हम बोले हम माफ़ी नहीं मांगते, आपने दे दिया 1 महीना, आप ओके. तो टाकसाल साहब को ये मालूम हुआ, चक्रवर्ती डीएसपी थे, उनके साथ हमारे पार्टी के लोग जा कर के बहुत काफ़ी लड़ाई की. दूसरी बात, कॉमरेड जब मैंने औरंगाबाद में 72 में आया, 73 या 74 में, 73 का एंड में रामा इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में मैं काम करता था. तो वहाँ पर संगठन बनाया तो मेरे को काफ़ी पिटाई की गुंडों ने. मैं आर्मी भी था और वहाँ पर इन्होंने क्या करना है, यहाँ पर कॉमरेड थिंगड़े है, बैंक के कर्मचारी, हमारे दूसरे साथी है तुलजापुर को रहे. इन लोगों ने क्या करना, बैंक से पैसा जमा करने का, टाकसाल जी को देने का. टाकसाल जी आटा दाल चावल जो ला के देने का. एक झाड़ था, हाईकोर्ट जो आज है वहाँ पर एक झाड़ था, उसका नीचे हम बैठ के खाते थे, वहीं रहते थे. इस तरीक़े से जिंदगी हमें ही साबुत दौड़ के आते थे. ये नहीं सोचते मैं एक वकील ये रहा थैली में आटा लेके उनको देने को जाऊँ, ऐसा नहीं था. दूसरी बात है, 50 साल का
कितना स्टोरी होगा। हमारा हर महीना कुछ मोर्चा निकलता था, कुछ भी होता था, लेकिन 50 साल का 5 मिनट में कोई बोल नहीं सकता। लेकिन एक बात बोल कि अच्छे आदमी का पहचान उसी दिन हो गया था जिस दिन उनका देहांत तो हुआ। कितने लोग आए, मैं तो उनका चेहरा भी नहीं देखा था कभी। ऐसे ही लोग आए, कामगार आए, शेत मजदूर आए, महिला आए, वकील मंडली आए, डॉक्टर आए, हर क्षेत्र के राजकीय पुढारी भी आए, प्राध्यापक आए, काफी लोग आए। क्या है, लोग बोलते ये कम्युनिस्ट, थोड़ा कुछ अलग ही लोग हमको समझते। क्या कम्युनिस्ट इतना अगर बुरा रहता था इतने लोग आते थे क्या? कम्युनिस्ट के प्रति लोगों में नफरत का इसलिए है, कौन करता है नफरत पैदा? यही भांडवलदार, यही पूंजीपति व्यवस्था। आज जो लड़ाई कर रहे, कौन लड़ाई किया? पूरे लाल झंडा लेकर दिल्ली में खड़े हैं, राकेश का साथ, किसानों के साथ। 700 आदमी मर गए, वो विचारधारा राज कर रहा है। 700 आदमी को शहीद बना दिए, वो विचारधारा का राज कर रहा है। और हमारे लोग 70-80 हजार से लोगों को मारे हैं। बंगाल में 70-80 हजार लोगों को खाली बंगाल में मारे हैं। लेनिन का पुतला तोड़ देते हैं, लोगों के पानसर को खत्म कर देते हैं, गुलबर्ग को खत्म कर देते हैं, दाभोलकर को खत्म कर देते हैं। वो विचारधारा वहां हुकूमत कर रहा है और हम लोग जेल में जा रहे हैं। पुलिस भी उनको कुछ नहीं करता। हम लोग बोलते हैं तुमको अंदर डाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा उसका। अरे इतना नफरत काहे को हमसे? कामगारों का आज 60-70 हजार पगार हुआ, किसके वजह से हुआ? उनके वजह से। वो तो मालक का कुर्सी में बैठने वाले लोग हैं। हम मजदूर का खिस्से में जो पैसा डालते ना, उनका जो नफा होता है उसमें से थोड़ा सा पैसा लाकर मजदूर का दिल में खिस्से में डाल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, गुंडे लोग हैं। डॉक्टर कांगू मुझे क्या बोले, डॉक्टर 1 नंबर का गुंडा, बुद्धिनाथ 2 नंबर का गुंडा। क्या किए भाई हमने? हम गुंडा थे? किसको हमने मारे, किसको हम पीटे, किसका छीन के लेके घर बनाए? निष्कलंक, निस्वार्थ त्याग और भाईचारे की बेचार, ये जो 3 चीज 4 चीज है, ये कम्युनिस्ट एकदम 100% अमल बजावनी करते हैं। हमारी टक्साल साहब बुद्धिनाथ आपने इतना दिन लड़ाई किया, लोग काहे को ऐसे ही सोचते हैं? सोचने दो, अपना करते हुए हम करते रहेंगे, हम कर रहे। साथियों, बहुत कुछ बोलने के लिए उनके बारे में है। मेरे ऊपर 250-300 केस हुआ, 28 बार जेल में गया। उसमें से ये बीएच गायकवाड़ यहाँ बैठे हैं, ये कॉमरेड टाकसाल, इन लोगों ने लड़ाई किया। कुछ और भी वकील है जैसे डोंगरी साहब है, इन लोगों ने बेगर पैसा के मेरे काम किए। बेगर 2 बार ताड़ी पार हुआ। क्या किया था हमने? ताड़ी पार कर रहे 2 बार। यही टाकसाल साहब, भिड़ी देश पांडे, कॉमरेड चंद्रगौर चौधरी, करुणा भाभी। अभी हमारे जो ट्रेड यूनियन चले, हम डॉक्टर, मैं टाकसाल, वो प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी। हमने बहुत लड़ाई किया। लकी होटल में चाकू मारे, जीजेटी में एसिडी बल्ब फेंके, एसिडी बल्ब हमारे ऊपर फेंके। क्या हम मांग रहे थे? मजदूरों को 1200 मजदूर, 600 लोगों को परमिट कर दो पहला टप्पे में और बाकी बाद में करो। फिर भी हम शत्रु है समाज के लिए। अरे हमको तो बहुत प्यार से बात करते हो। लेकिन त्रिपुरा में अभी क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट का 25 साल का सरकार गया, आज वहां पर दंगल कराई। हमने दंगल कराई कहीं? 35 साल हमने, 34 साल बंगाल में राज हुआ, हमने दंगल कराई। लेकिन हमको दंगाखोर बोलते, हमको देशद्रोही बोलते, हमको बोलते चाइना का दलाल, चाइना का दलाल, हमको बोलते थे पहले रशिया का दलाल। अरे दलाल है तो हमने क्या किया भाई? दलाली करके कुछ कमाए क्या? किसका मां बहन का इज्जत लूटे क्या? अरे एक बोल दो कम्युनिस्टों का जो गद्दार का लायक है, एक आदमी चुन के बताओ। करप्शन नहीं, कुछ नहीं है। एक लड़की, मराठा समाज का लड़की था, मैं नाम नहीं बोलता, ये गंगापुर तालुका का, 6 एकड़ जमीन देने को आए। कंप्रोमाइज कर दो। क्या मर गई लड़की, तुमको क्या करना है? नहीं बिकेंगे, लड़ेंगे। ये बेचारी बेचारा टाकसाल साहब के बारे में क्या बोले? वो मेरा गुरु भी थे, बड़ा भाई भी थे। मेरे भाभी वहां बैठी है, बहुत दुख उठाई, हमने आंखों से देखे, बहुत दुख उठाई।
आपको बताऊं, एक बार बहुत दिन हो गए ये बात बोलना जरूरी है। वकील आदमी, टीचर बाई, 3 बच्चे, उस टाइम 2 बच्चे थे जब रशिया आने के बाद अभय का जन्म हुआ। 28 रुपया हमने जमा करके भाजी मंडी से दिए टाकसाल साहब को। 28 रुपया, क्या कीमत है उसका? इतना रहकर भी उन्होंने कभी छोड़े नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को कभी छोड़े नहीं। साथियों, बहुत कुछ बोलना, इतना ही बोलता हूं। 2 शब्द। जय हिंद, जय भारत। कॉमरेड टाकसाल अमर है। लाल सलाम। सर्व